हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। वर्ड्स दैट चेंज माइंड्स बाय शेल रोज चार्वेट। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बात को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला हमें सही से समझ नहीं पाता। हम सोचते हैं कि हमारी बात क्लियर थी, फिर भी डिजायर्ड रिजल्ट क्यों नहीं मिला। क्या हम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर हमने सामने वाले के माइंडसेट को समझने में गलती कर दी। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा तरीका हो जिससे आप किसी भी व्यक्ति के सोचने और समझने के पैटर्न को डिकोड कर सकें, तो क्या होगा? आपकी बातों का असर ज्यादा पावरफुल होगा। लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और उस पर एक्शन भी लेंगे। यही सोल्यूशन शेल रोज चार्वेट इस किताब में देती हैं। इस किताब में टोटल 14 चैप्टर्स हैं और हम एक एक करके उनकी आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप कम्युनिकेशन, सक्सेस और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी ऐसी ही पावरफुल किताबों की समरीज चाहते हैं, तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं, जहां हम सीखेंगे कि मोटिवेशन ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं और लैंग्वेज पैटर्न्स का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। चैप्टर 1, द पावर ऑफ लैंग्वेज एंड माइंडसेट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को समझाने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी बात समझने को तैयार ही न हो? या फिर किसी ने तुम्हें कुछ ऐसा कहा हो जिससे तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया हो? यही लैंग्वेज और माइंडसेट की ताकत होती है। हमारे दिमाग में हर समय हजारों थॉट्स चलते रहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमसे बात करता है तो हमारा दिमाग सिलेक्टिव होता है। हम सिर्फ उन्हीं बातों को अब्सॉर्ब करते हैं जो हमारे सोचने के तरीके से मेल खाती हैं। अगर कोई बात हमारे बिलीफ्स या माइंडसेट के खिलाफ जाती है, तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो सही ही क्यों न हो। शेल रोज चार्वेट इस चैप्टर में बताती हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, बल्कि यह साइकोलॉजी और बिहेवियर पैटर्न्स का मिक्स होता है। अगर तुम्हें किसी को प्रभावित करना है, तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि वह इंसान चीजों को किस नजरिए से देखता है। मान लो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। अगर वह सिर्फ सिलेबस कवर करने पर ध्यान देगा, तो कुछ स्टूडेंट्स समझेंगे और कुछ नहीं। लेकिन अगर वह हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को समझे और उसी हिसाब से पढ़ाए, तो लर्निंग का इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। यही प्रिंसिपल हर कम्युनिकेशन में लागू होता है। इसलिए जब भी तुम किसी से बात करो, तो सिर्फ अपनी बात कहने पर ध्यान मत दो। यह भी देखो कि सामने वाला किस माइंडसेट से सोच रहा है और फिर उसी हिसाब से अपनी बात रखो। अब जब हमें लैंग्वेज और माइंडसेट की ताकत समझ में आ गई है, तो अगला सवाल आता है, हम कैसे पता करें कि कोई व्यक्ति चीजों को किस नजरिए से देखता है? चलिए अगले चैप्टर में इसी सवाल का आंसर ढूंढते हैं। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स ऑफ पीपल। कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तरफ भागते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं? कुछ लोग हर नई चीज को एक्साइटमेंट के साथ अपनाते हैं और कुछ लोग हमेशा प्रूफ और लॉजिक मांगते हैं। यह सब हमारे सोचने के पैटर्न्स होते हैं, और अगर तुम इन्हें पहचानना सीख गए, तो किसी से भी अपनी बात मनवाना आसान हो जाएगा। मान लो तुम किसी इन्वेस्टर से फंडिंग मांगने गए हो। अगर वह रिस्क टेकिंग इंसान है, तो तुम्हें उसे बड़े ड्रीम्स, बड़े अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस स्टोरीज सुनानी होंगी। लेकिन अगर वह कॉशियस और डिटेल ओरिएंटेड इंसान है, तो तुम्हें फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और नंबर्स दिखाने होंगे। दोनों सिचुएशंस में तुम्हारी बात वही होगी, लेकिन तरीका अलग होगा। शेल बताती हैं कि लोग अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स में फिट होते हैं, और अगर तुम उनकी साइकोलॉजी को समझ लो, तो तुम उनकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रूल यही है, जो सुनने वाला है
उसकी भाषा में बात करो। जब तुम लोगों की बिहेवियर पैटर्न्स को समझने लगोगे तो तुम किसी भी कॉन्वर्सेशन को एक एडवांटेज में बदल सकते हो। अब तक हमने जाना कि लोगों के सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें इन्हें समझना जरूरी है। लेकिन अगला सवाल यह उठता है कि किसी को मोटिवेट कैसे करें। कोई इंसान किसी बात को सीरियसली क्यों लेता है जबकि दूसरा इग्नोर कर देता है? यही सीक्रेट अगले चैप्टर में रिवील होगा। चैप्टर 3 मोटिवेशन ट्रिगर्स को पहचानना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को कुछ करने के लिए इंस्पायर करने की कोशिश की हो लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं हुआ, या फिर किसी और ने वही बात की और सामने वाला तुरंत एक्शन में आ गया? यही होता है मोटिवेशन ट्रिगर्स का खेल। हर इंसान के दिमाग में अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं जो उसे किसी चीज को सीरियसली लेने या एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई चैलेंज मिलने पर मोटिवेटेड होता है तो कोई अप्रिशिएशन मिलने पर, कोई कंपटीशन देखकर इंस्पायर्ड होता है तो कोई सिक्योर फ्यूचर की सोचकर। शेल रोज चार्वेट कहती हैं कि अगर तुम यह समझ जाओ कि सामने वाले के मोटिवेशन ट्रिगर्स क्या हैं, तो तुम किसी को भी अपनी बात सुनने और एक्शन लेने के लिए तैयार कर सकते हो। अब सोचो, तुम एक कंपनी के मैनेजर हो और अपनी टीम को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार कर रहे हो। अगर तुम्हारी टीम में कोई ऐसा है जो रिकॉग्निशन को लेकर बहुत कॉन्शियस है, तो उसे यह बताओ कि इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पर उसका नाम हाईलाइट किया जाएगा। वहीं अगर कोई जॉब सिक्योरिटी को ज्यादा वैल्यू देता है, तो उसे यह समझाओ कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी ग्रो करेगी, जिससे उसकी पोजीशन भी स्ट्रांग होगी। इसी तरह अगर तुम किसी स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए इंस्पायर करना चाहते हो, तो पहले यह समझो कि उसे किस बात से मोटिवेशन मिलता है। अगर उसे कंपटीशन पसंद है, तो उसे यह बताओ कि उसकी परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट्स से कंपेयर की जाएगी। अगर उसे फ्रीडम चाहिए, तो उसे समझाओ कि अच्छी पढ़ाई से उसे ज्यादा करियर ऑप्शंस मिलेंगे। शेल बताती हैं कि मोटिवेशन ट्रिगर्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। जब तुम लोगों से उनकी प्रायोरिटीज और इंटरेस्ट्स के बारे में पूछते हो, तो तुम्हें उनके मोटिवेशन के पीछे की असली वजह समझ में आती है। जब तुम्हें यह पता चल जाए कि कोई इंसान किस बात से मोटिवेट होता है, तो तुम्हारी बातों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन देना काफी नहीं है, लोगों के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी समझना जरूरी है। चलो अब अगले चैप्टर में जानते हैं कि लोग कैसे डिसीजंस लेते हैं और तुम इस प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। चैप्टर 4 डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना। क्या तुम्हें पता है कि कुछ लोग डिसीजंस लेने में बहुत जल्दी करते हैं, जबकि कुछ लोग हर चीज के बारे में बहुत सोच विचार करते हैं? कुछ लोग गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं, तो कुछ को हर चीज के प्रूफ और लॉजिक चाहिए होते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि उनका डिसीजन मेकिंग पैटर्न क्या है। मान लो तुम्हें एक नया मोबाइल खरीदना है। कोई इंसान बिना ज्यादा सोचे बस लेटेस्ट ब्रांड देखकर खरीद लेता है, जबकि कोई हर फीचर कंपेयर करता है, रिव्यूज पढ़ता है और फिर फाइनल डिसीजन लेता है। शेल रोज चार्वेट कहती हैं कि अगर तुम लोगों के डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को समझ जाओ, तो तुम उन्हें अपनी बात मानने के लिए ज्यादा आसानी से कन्विंस कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम किसी क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और वह जल्दी डिसीजन लेने वाला इंसान है, तो उसे सिर्फ की बेनिफिट्स बताओ और डील क्लोज कर दो। लेकिन अगर वह डिटेल ओरिएंटेड है, तो उसे सारी स्पेसिफिकेशंस, केस स्टडीज और कस्टमर रिव्यूज दिखाओ। कई लोग डिसीजंस लेने के लिए दूसरों से फीडबैक लेना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग खुद रिसर्च करके अपना डिसीजन लेते हैं। इसलिए जब भी तुम किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले यह देखो कि वह किस कैटेगरी में आता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाला किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कितना टाइम लेता है
और उसका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर तुम यह समझ जाओगे तो तुम अपनी बात रखने का तरीका उसी हिसाब से बदल सकते हो जिससे सामने वाला आसानी से तुम्हारी बात मान ले। चैप्टर 5, टीम और ग्रुप्स में कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना। अब तक हमने जाना कि किसी इंडिविजुअल को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, लेकिन जब बात एक पूरी टीम या बड़े ग्रुप की हो तो कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। एक ही मैसेज को कई अलग अलग लोगों तक पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना कि हर कोई उसे सही तरीके से समझे, यह एक स्किल है जो हर लीडर, मैनेजर और प्रोफेशनल को सीखनी चाहिए। सोचो तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हें अपनी टीम को किसी नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार करना है। अगर तुमने अपनी बात इस तरह रखी कि कुछ लोग तो समझ गए लेकिन बाकी कंफ्यूज्ड रह गए, तो क्या होगा? इससे न सिर्फ प्रोजेक्ट में डिले होगा बल्कि टीम मेंबर्स की एनर्जी भी कम हो जाएगी। शेल रोज चार्वेट कहती हैं कि जब हम किसी टीम या ग्रुप से बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई अलग अलग कम्युनिकेशन पैटर्न्स को फॉलो करता है। कोई लॉजिक बेस्ड होता है, कोई इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो कोई सिर्फ फैक्ट्स पर भरोसा करता है। इसलिए जब भी तुम किसी बड़े ग्रुप से कम्युनिकेट करो तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि तुम्हारी बात हर टाइप के व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचे। एक और महत्वपूर्ण बात है बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस। जब तुम एक ग्रुप में बोलते हो तो सिर्फ वर्ड्स ही मैटर नहीं करते, बल्कि तुम्हारी आवाज की टोन और बॉडी लैंग्वेज भी यह तय करती है कि लोग तुम्हारी बात को कितना सीरियसली लेंगे। एक कॉन्फिडेंट टोन और सही बॉडी लैंग्वेज लोगों को ज्यादा अटेंटिव बनाती है और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। इसके अलावा फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि सुनता भी है। जब तुम अपनी टीम के लोगों से फीडबैक लेते हो तो न सिर्फ तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, बल्कि टीम मेंबर्स को भी यह लगता है कि उनकी बातों को वैल्यू दी जा रही है। शेल बताती हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन में क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर तुम एक मैसेज डिलीवर कर रहे हो तो उसे जितना क्लियर और सिंपल रख सकते हो रखो। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या अननेसेसरी डिटेल्स से बचो। इससे मैसेज ज्यादा इफेक्टिव बनता है और लोग उसे आसानी से समझ पाते हैं। अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की। जब कई लोग एक साथ काम करते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना आम बात है। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। अगला चैप्टर इसी बारे में है, जहां हम जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करें और एक बेहतर एनवायरनमेंट कैसे बनाएं। चैप्टर 6, कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली हैंडल करना। कम्युनिकेशन का असली टेस्ट तब होता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। दो लोग अगर अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं और उनकी थिंकिंग एक दूसरे से मैच नहीं करती तो कम्युनिकेशन बिगड़ सकता है। यही कारण है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक बहुत जरूरी स्किल है, खासकर अगर तुम किसी लीडरशिप रोल में हो या टीम में काम कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब दो लोगों की प्रायोरिटीज, गोल्स या वैल्यूज आपस में टकराती हैं। मान लो तुम्हारी टीम में दो लोग हैं। एक का मानना है कि प्रोजेक्ट जल्दी पूरा होना चाहिए, भले ही क्वालिटी थोड़ी कम हो, जबकि दूसरा कहता है कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। अब अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो पूरी टीम का वर्क एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। शेल रोज चार्वेट कहती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि असली इशू क्या है। कई बार लोग दिखने वाले इश्यूज पर आर्ग्यू करते रहते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और ही होती है। इसलिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ तक जाना जरूरी होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव लिसनिंग।
जब भी कोई व्यक्ति गुस्से में होता है या अपनी बात मनवाने पर अड़ा होता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उसे ध्यान से सुना जाए। कई बार लोग सिर्फ इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात को समझ नहीं रहा। जब तुम किसी को प्रॉपरली सुनते हो तो उनका आधा गुस्सा वैसे ही कम हो जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों को एक कॉमन ग्राउंड पर लाने की कोशिश करो। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए जहां एक की जीत और दूसरे की हार हो। हमेशा ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो जिससे दोनों पार्टीज को लगे कि उनकी बात सुनी गई और सॉल्यूशन फेयर है। शेल बताती हैं कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स ईगो की वजह से भी होते हैं। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, चाहे उन्हें खुद भी पता हो कि वे गलत हैं। ऐसे सिचुएशंस में सबसे अच्छा तरीका है कि डिस्कशन को पर्सनल लेवल से हटाकर इशू बेस्ड बना दिया जाए। जब आर्ग्यूमेंट इमोशंस से हटकर लॉजिक और फैक्ट्स पर आ जाता है तो सॉल्यूशंस निकालना आसान हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिर्फ वर्क एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत जरूरी है। जब तुम इस स्किल को सीख जाते हो तो तुम्हारे रिश्ते भी ज्यादा स्मूथ और अंडरस्टैंडिंग से भरे होते हैं। चैप्टर 7 ऑनलाइन कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे बनाएं। आज के समय में कम्युनिकेशन सिर्फ फेस टू फेस बात करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। सोशल मीडिया, ईमेल्स, वीडियो कॉल्स और मैसेजिंग एप्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कम्युनिकेशन में क्या फर्क होता है और ऑनलाइन कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए? शेल रोज चार्विट बताती हैं कि जब हम किसी से आमने सामने बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस भी हमारी बात को मीनिंग देने में मदद करते हैं। लेकिन ऑनलाइन कम्युनिकेशन में यह सारे एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं। यहाँ सिर्फ शब्द होते हैं और यही वजह है कि गलतफहमियां जल्दी हो सकती हैं। अगर तुम्हें ऑनलाइन कम्युनिकेशन में मास्टर बनना है तो सबसे पहले क्लैरिटी पर ध्यान देना होगा। चाहे तुम ईमेल लिख रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो या किसी पोस्ट पर कमेंट कर रहे हो, अपनी बात को शॉर्ट और क्लियर रखना बहुत जरूरी है। लंबी और घुमावदार बातें लोगों को कंफ्यूज कर सकती हैं। इसके अलावा टोन का भी ध्यान रखना जरूरी है। जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी इमोशंस को नहीं देख सकता। कई बार एक सिंपल मैसेज रूड या अनइंटरेस्टेड लग सकता है, जबकि हमारी इंटेंशन वैसी नहीं होती। इसलिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन में पोलाइट और पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। शेल यह भी बताती हैं कि इमोजीज और पंक्चुएशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना कम्युनिकेशन को और बेहतर बना सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह अननेसेसरी इमोजीज डाले जाएं। प्रोफेशनल ईमेल्स या सीरियस डिस्कशंस में इमोजीज अवॉइड करना ही बेहतर होता है। एक और जरूरी बात है रिस्पॉन्स टाइम। अगर तुम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो तुरंत जवाब देना जरूरी होता है, लेकिन ऑनलाइन कम्युनिकेशन में यह फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर भी अगर तुम किसी प्रोफेशनल ईमेल या मैसेज का जवाब दे रहे हो तो ज्यादा देर तक डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाले को यह लग सकता है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो या तुम्हें उसकी बात की परवाह नहीं है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम दुनिया के किसी भी इंसान से कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन दुनिया में कुछ चीजें परमानेंट होती हैं। जो भी तुम लिखते हो वह एक रिकॉर्ड बन जाता है, इसलिए कुछ भी लिखने से पहले सोच लेना जरूरी है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में ट्रस्ट बिल्ड करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर तुम किसी से ऑनलाइन बातचीत कर रहे हो तो ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी होती है। फेक प्रोफाइल्स, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और मैनिपुलेटिव लैंग्वेज से बचना चाहिए।
प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लेवल पर ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी से ही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए शेल कुछ की स्ट्रैटेजीज बताती हैं, जैसे कि इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइंस का इस्तेमाल, स्ट्रक्चर्ड मैसेजेस और एक्टिव लिसनिंग स्किल्स का ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस में भी इस्तेमाल करना। जब तुम इन सभी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा इम्पैक्टफुल बनती है और लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अब हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को लॉन्ग टर्म डेवलप कैसे किया जाए, ताकि यह सिर्फ एक टेम्परेरी इंप्रूवमेंट न हो बल्कि लाइफ लॉन्ग स्किल बन जाए। चैप्टर 8 लाइफ लॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ एक बार सीखने से नहीं आती, बल्कि इसे लगातार इंप्रूव करना पड़ता है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और लोगों का सोचने समझने का तरीका भी बदल रहा है। अगर तुम्हें हर सिचुएशन में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीखना है तो तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लाइफ लॉन्ग डेवलप करना होगा। शेल बताती हैं कि कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा तुम लोगों से इंटरैक्ट करोगे उतना ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ज्यादा बोलना नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि कौन सी सिचुएशंस में कैसे बोलना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करना भी बहुत जरूरी है। कई बार लोग सिर्फ अपनी बात कहने पर फोकस करते हैं और सामने वाले को ठीक से सुनते ही नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है एक्टिव लिसनिंग। जब तुम ध्यान से सुनते हो तो न सिर्फ तुम्हें सामने वाले की बात अच्छी तरह समझ आती है, बल्कि तुम्हारा जवाब भी ज्यादा मीनिंगफुल बनता है। शेल एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती है, फीडबैक लेना। अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है तो यह जानना जरूरी है कि लोग तुम्हारी बातों को कैसे परसीव कर रहे हैं। इसके लिए तुम्हें अपने दोस्तों, कोलीग्स या मेंटोर्स से फीडबैक लेना चाहिए। जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी कम्युनिकेशन में क्या अच्छा है और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, तो तुम्हारे पास ग्रोथ का एक क्लियर डायरेक्शन होता है। पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग भी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद करते हैं। जब तुम अपनी बातों को एक कहानी की तरह इंटरेस्टिंग तरीके से रखते हो तो लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और उन्हें याद भी रखते हैं। रीडिंग और लर्निंग भी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा तुम बुक्स, आर्टिकल्स और रिसर्च पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी। शेल यह रिकमेंड करती हैं कि हर हफ्ते कम से कम एक नई चीज पढ़ने की आदत डालो, ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और वोकैब्युलरी दोनों स्ट्रॉन्ग हो। लाइफ लॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने मिस्टेक्स से सीखोगे और नए स्ट्रैटेजीज अपनाओगे तो कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। चैप्टर 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में मिस्टेक्स से कैसे बचें। आज के दौर में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिर्फ ऑफिस मीटिंग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ईमेल्स, वीडियो कॉल्स, प्रेजेंटेशंस और इवन व्हाट्सएप मैसेजेस तक फैल चुका है। कई बार हम बिना सोचे समझे ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो हमारी इमेज को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। शेल रोज चार्वेट बताती हैं कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी गलती होती है अनक्लियर मैसेजिंग। जब भी तुम किसी से प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हो तो अपनी बात को शॉर्ट, सिंपल और डायरेक्ट रखना चाहिए। कई बार लोग अननेसेसरीली लंबा ईमेल लिखते हैं या घुमा फिराकर बात करते हैं, जिससे सामने वाला इरिटेट हो सकता है। दूसरी गलती है इम्प्रॉपर टोन का इस्तेमाल। रिटन कम्युनिकेशन में टोन को सही रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस टोन नहीं सुन सकता। कई बार हम कैजुअली कोई मैसेज भेजते हैं, लेकिन वह रूड या अनप्रोफेशनल लग सकता है।
इसलिए हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल टोन में लिखना चाहिए। एक और कॉमन मिस्टेक है ग्रामेटिकल एरर्स और टाइपोस। आज के समय में ऑटो करेक्ट और ग्रामर चेक टूल्स अवेलेबल हैं, फिर भी लोग गलती करते हैं। ईमेल्स, रेज्यूमेस या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजने से पहले उन्हें अच्छी तरह प्रूफरीड करना बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई सिली मिस्टेक न रह जाए। शेल यह भी बताती हैं कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ओवर कम्युनिकेशन और अंडर कम्युनिकेशन दोनों से बचना चाहिए। कई बार लोग जरूरत से ज्यादा डिटेल्स देने लगते हैं, जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है, और कई बार लोग इतना कम इंफॉर्मेशन देते हैं कि दूसरा व्यक्ति गैस करने पर मजबूर हो जाता है। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस में सबसे बड़ी गलती होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब भी तुम किसी टीम के सामने अपनी बात रख रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। आई कांटेक्ट, क्लियर वॉइस और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से तुम अपनी बात को ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकते हो। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सही बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर तुम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो, तो तुम्हारी पोस्चर, हैंड जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस बहुत कुछ बताते हैं। नर्वस बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे वर्ड्स को वीक बना सकती है, इसलिए तुम्हें अपने जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस पर ध्यान देना चाहिए। शेल एक और बहुत जरूरी पॉइंट बताती हैं, रिस्पॉन्स टाइम। अगर तुम किसी प्रोफेशनल ईमेल या मैसेज का रिप्लाई बहुत देर से देते हो, तो यह सामने वाले को अनप्रोफेशनल लग सकता है। फास्ट और इफेक्टिव रिस्पॉन्स से तुम अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हो। अब हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को लॉन्ग टर्म डेवलप करने के लिए कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए, ताकि तुम हर सिचुएशन में बेहतर परफॉर्म कर सको। चैप्टर 10, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके बेहतर बनाया जा सकता है। शेल बताती हैं कि कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ की स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, जो तुम्हें हर जगह, चाहे वह ऑफिस हो, सोशल लाइफ हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मदद करेंगी। सबसे पहली और जरूरी प्रैक्टिस है एक्टिव लिसनिंग। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, तो हमारी कॉन्वर्सेशंस ज्यादा मीनिंगफुल बनती हैं। कई बार लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन सही कम्युनिकेशन का मतलब है समझना और फिर रिस्पॉन्ड करना। एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी है स्टोरी टेलिंग। जब तुम अपनी बात को एक कहानी की तरह इंटरेस्टिंग तरीके से रखते हो, तो लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और याद भी रखते हैं। यही वजह है कि बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी बातों में स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं। शेल एक और जरूरी बात बताती हैं, क्लैरिटी। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चाहे तुम किसी को ईमेल भेज रहे हो, किसी से फोन कॉल पर बात कर रहे हो या किसी मीटिंग में अपनी बात रख रहे हो, तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा मैसेज क्लियर और प्रेसाइज हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी होता है। फेस टू फेस इंटरैक्शंस में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने तुम्हारे शब्द। सही पोस्चर और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज से तुम अपनी बात को और ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पेशेंस और एम्पैथी भी बहुत जरूरी हैं। हर इंसान अलग माइंडसेट और एक्सपीरियंसेस के साथ आता है, इसलिए जब तुम किसी से बात कर रहे हो, तो उसकी फीलिंग्स और पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शेल यह भी रिकमेंड करती हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लगातार रीडिंग और लर्निंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा तुम बुक्स, आर्टिकल्स और रिसर्च पढ़ोगे, उतना ही तुम्हारा नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस ही तुम्हें एक्सपर्ट बना सकती है। जितना ज्यादा तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करोगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चाहे तुम ऑफिस में हो, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो या सोशल लाइफ में बेहतर बनना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा तुम्हारे काम आएंगी।
चैप्टर 11 नेगोशिएशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें। नेगोशिएशन यानी सही डील निकालने की कला सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। जॉब सैलरी, प्रोडक्ट प्राइसिंग या किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन, हर जगह यह स्किल काम आती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखते हैं, जबकि असल में यह एक स्ट्रैटेजी है जिससे दोनों पक्षों को फायदा हो सकता है। क्रिस वॉस, जो एक एक्स-FBI नेगोशिएटर हैं, कहते हैं कि नेगोशिएशन में सबसे जरूरी है एक्टिव लिसनिंग। जब तुम सामने वाले की जरूरतों को समझते हो तो बेटर आर्ग्यूमेंट्स और सॉल्यूशंस निकाल पाते हो। कई लोग अपनी बात कहने में इतने बिजी होते हैं कि दूसरे की जरूरतों पर ध्यान ही नहीं देते, और यही गलती हो जाती है। काम रहना नेगोशिएशन की सबसे बड़ी ताकत है। एग्रेसिव या फ्रस्ट्रेटेड होकर बात करने से चीजें बिगड़ सकती हैं। क्रीज एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं मिररिंग। जब तुम सामने वाले के शब्दों को दोहराते हो तो वह महसूस करता है कि तुम उसे समझ रहे हो, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। नेगोशिएशन में तैयारी सबसे अहम होती है। तुम्हें मार्केट ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग और अपनी वर्थ का पता होना चाहिए। जितना ज्यादा डेटा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस। क्रीज की सबसे फेमस स्ट्रैटेजी है नो ओरिएंटेड क्वेश्चंस, यानी सामने वाले को ना कहने का ऑप्शन देना, जैसे क्या आपको लगता है कि यह डील आपके लिए सही नहीं है। जब लोग ना कहते हैं तो वे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और ओपन होकर डिस्कशन करने लगते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी नेगोशिएशन में अहम होती है। कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट, काम टोन और सही पोस्चर से तुम्हारी बात का असर बढ़ता है। चैप्टर 12 परसुएजन स्किल्स से लोगों को अपनी बात पर कैसे राजी करें। परसुएजन यानी लोगों को अपनी बात इस तरह से समझाना कि वे उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। यह स्किल हर जगह काम आती है, चाहे तुम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, किसी टीम को आइडिया के लिए कन्विंस कर रहे हो या सोशल लाइफ में अपनी बात रख रहे हो। रॉबर्ट सियल्डिनी, जो परसुएजन के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया है कि परसुएजन की ताकत रेसिप्रोसिटी में होती है। जब तुम पहले किसी को वैल्यू देते हो तो वह नेचुरली तुम्हारी बात मानने को तैयार होता है। यही कारण है कि बड़े ब्रांड्स फ्री ट्रायल्स और डिस्काउंट्स देते हैं। सोशल प्रूफ भी परसुएजन में बहुत अहम है। लोग वही चुनते हैं जो पॉपुलर होता है, इसलिए रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स और दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस दिखाना जरूरी है। अगर लोग देखते हैं कि बाकी लोग किसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं तो वे भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। लाइकेबिलिटी भी परसुएजन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। लोग उन्हीं की बात मानते हैं जिनसे वे पर्सनली कनेक्ट करते हैं। इसीलिए फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल रहना जरूरी होता है। स्केर्सिटी भी एक पावरफुल तरीका है जिससे लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं। लिमिटेड स्टॉक या लास्ट फ्यू पीसेस लेफ्ट जैसी चीजें लोगों को जल्दी खरीदारी के लिए मजबूर कर देती हैं। अथॉरिटी का भी बड़ा असर होता है। लोग एक्सपर्ट्स की बात ज्यादा मानते हैं, इसलिए अगर तुम्हारे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो उसे दिखाना जरूरी है। परसुएजन सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। इसे सीखकर तुम जॉब इंटरव्यूज, बिजनेस डील्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स में अपनी बात ज्यादा प्रभावी बना सकते हो। अब सोचो तुम परसुएजन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करोगे जिससे तुम्हारी बात लोग जल्दी माने और उस पर एक्शन लें। चैप्टर 13 इमोशनल इंटेलिजेंस से सक्सेस कैसे मिलेगी। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो सिर्फ IQ यानी इंटेलिजेंस काफी नहीं है। तुम्हें इमोशनल इंटेलिजेंस EQ भी चाहिए। यह वह स्किल है जिससे तुम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हो, मैनेज कर सकते हो और सही डिसीजंस ले सकते हो। डैनियल गोलमैन, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, बताते हैं कि EQ के 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं:
सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। जब तुम अपने इमोशंस को पहचानते हो और उन्हें कंट्रोल कर पाते हो तो तुम्हारे डिसीजंस ज्यादा लॉजिकल और सही होते हैं। बहुत से लोग गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में गलत फैसले ले लेते हैं जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन हाई ईक्यू वाले लोग अपने इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं जिससे वे मुश्किल परिस्थितियों में भी सही रास्ता निकाल लेते हैं। एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझना एक पावरफुल स्किल है। इससे न सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं बल्कि तुम्हारी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव होती है। एलोन मस्क जैसे लीडर्स इसी स्किल की वजह से अपनी टीम्स को मोटिवेट कर पाते हैं। सोशल स्किल्स भी ईक्यू का अहम हिस्सा हैं। चाहे तुम्हें किसी टीम को लीड करना हो या किसी डील को क्लोज करना हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स बहुत मायने रखती हैं। हाई ईक्यू वाले लोग क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं, वे जल्दी सीखते हैं और मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल लेते हैं। यही वजह है कि बड़ी कंपनीज हायरिंग में सिर्फ आईक्यू नहीं बल्कि ईक्यू को भी महत्व देती हैं। अगर तुम इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर लेते हो तो तुम्हारे सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। चैप्टर 14 कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। कोई भी बड़ी स्किल या अचीवमेंट ओवरनाइट नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जेम्स क्लियर, जो एटॉमिक हैबिट्स के लेखक हैं, बताते हैं कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही बड़ी सक्सेस बनाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट में कुछ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखते तो छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हें याद रखना होगा कि प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन अगर तुम लगातार सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। सक्सेसफुल लोग सिर्फ बड़े गोल्स पर फोकस नहीं करते बल्कि अपने डेली हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर तुम हर दिन 1% बेहतर होने पर ध्यान देते हो तो एक साल में तुम्हारी ग्रोथ 37 गुना हो सकती है। यही रीजन है कि एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिस्ट्स लगातार प्रैक्टिस करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी है। तुम्हें सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होगा और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा। अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, चाहे वह फिटनेस हो, बिजनेस हो या कोई स्किल सीखनी हो, तो तुम्हें पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखनी होगी। बड़े रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आते, लेकिन अगर तुम हार न मानो और लगातार सही डायरेक्शन में चलते रहो तो सक्सेस तुम्हारी ही होगी। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन सा एरिया है जहां तुम कंसिस्टेंसी इंप्रूव कर सकते हो जिससे तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसे जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। अब आपकी बारी है, इस किताब की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही दमदार और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।